प्रज्ञा एकेडमी अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हिंदी मीडियम के लिए है और वो टॉपिक है पृष्ठ तनाव। कौन सा तनाव? पृष्ठ तनाव। इसे बोला जाता है बेटा सरफेस टेंशन। क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन। बात सुनो, इसमें इस चैप्टर में हमें चीजें क्या होनी चाहिए कि हमें चीजें कंसेप्चुअल लेवल पे हमारी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पृष्ठ तनाव क्या चीज है एक भाषा में, तो इसके नाम से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव इस बेसिकली बात किसकी होगी? सरफेस की। सरफेस मतलब पृष्ठ की। और उसमें तनाव का मतलब क्या होता है? खिंचाव। तो किसी भी द्रव की सतह पर एक खिंचाव होता है और वो खिंचाव का कारण कौन होता है? पृष्ठ तनाव। क्लियर बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पृष्ठ तनाव क्या है, तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए क्या? कि किसी द्रव की सतह का वह गुणधर्म जिसके कारण द्रव की सतह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की चेष्टा करती है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। दूसरी परिभाषा, किसी द्रव की सतह का वह गुणधर्म या वह गुण जिसके कारण द्रव सतह एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो द्रव की सतह है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति, मतलब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। वो किस गुण के कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। या अपने क्षेत्रफल को क्या करती है? न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। वो क्यों रखती है वो बात की बात है, लेकिन ऐसा करती है। और ये सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर बात? ये हमारी पहले बेसिक बात हुई। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि पानी की सतह पर मच्छर आपने बैठे हुए देखे होंगे। पानी की सतह पर क्या हम बैठ सकते हैं? क्या नहीं। केवल हल्की, बहुत हल्की चीजें ही उस पर बैठ सकती है। तुम बहुत हल्की चीजों को उस पर गति करने हेतु या यूं बोलो कि उस पर स्थिर रहने हेतु किसने कैपेबल किया? किसने ये उसमें गुण दिया? वो गुण दिया किसने? पृष्ठ तनाव ने। तो आप यूं भी बोल सकते हो कि पृष्ठ तनाव किसी तरल की सतह का गुण। पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, किसकी है? किसी द्रव की सतह का गुण। किसी द्रव की सतह का गुण है और जिसके कारण जो हल्की वस्तुएं हैं, जो ज्यादा भारी नहीं है, जैसे अपन नहीं बैठ सकते, मच्छर बैठ सकते हैं, तो बहुत हल्की वस्तुएं वो उस पर क्या हो सकती है? फ्लोट कर सकती है, मतलब तैर सकती है या गति कर सकती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर? ये बात किसकी है? ये बात है, तो ये बात हुई सर। अब इसके आगे की बात अपन करते हैं क्या? तो मच्छरों का बैठ, तो हमने सीखा कि जो द्रव की सतह है या मुक्त सतह है, देखो एक और बात ध्यान रखना, द्रव की सतह बोलते हैं, मुक्त सतह बोल दो। क्यों? क्योंकि हवा के संपर्क वाली मुक्त सतह की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो हवा के संपर्क में है उस सतह को क्या बोलते हैं? मुक्त सतह। तो हवा की जो द्रव की सतह है या मुक्त सतह है वो किसकी तरह व्यवहार करती है? तनी हुई झिल्ली की तरह। या अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का क्या करती है? प्रयास। ये किस गुण के कारण हुआ? पृष्ठ तनाव के कारण। आपको पता है बेटा कि ये जो सारे के सारे गुण दर्शाते हैं ना कोई भी पदार्थ, ये सारा का सारा खेल होता है किसके कारण? ये सारा का सारा खेल होता है अंतर आणविक बलों के कारण। किसके कारण? अंतर आणविक बलों के कारण। और जब हम बात करते हैं किसकी? अंतर आणविक बलों की, तो दो बल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो दोनों बल है कौन सा? सहसंजक बल, इसे बोला जाता है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा आसंजक बल।
इसे बोलता है एडेसिव फोर्स, सहसंजक बल और आसंजक बल। सहसंजक बल सीधा सीधा मतलब समान पदार्थ के अणुओं के मध्य बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल। और आसंजक बल भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य बल क्या कहलाता है? आसंजक बल। क्लियर बात? आपको मैं बता दूं कि जो पृष्ठ तनाव है वो किसके कारण हुआ? सहसंजक बल के कारण। प्रभावी रूप से किसके कारण होता है? सहसंजक बल। कभी कभार यूं भी बोल देते हैं कि ये आसंजक और सहसंजक का एक मिला जुला कर प्रभाव है, लेकिन वास्तविकता में जो ये प्रभाव है वो किसका है? सहसंजक का, क्योंकि परिणामी केवल किसके कारण होता है? सहसंजक बल के कारण। किसमें? किस गुणधर्म में? पृष्ठ तनाव में। तो पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? सहसंजक बलों के कारण। आसंजक बल मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। भिन्न भिन्न पदार्थ मतलब पानी और कांच के अणुओं के मध्य कौन सा लगेगा? आसंजक बल। और पानी और पानी के अणुओं के मध्य सहसंजक बल। क्लियर बात? तो जब अपन बात करते हैं किसकी? अपन बात करते हैं सहसंजक और आसंजक बलों की, तो ये अंतर आणविक बल हैं और ये दोनों बल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर तुमसे बात करूं कि द्रव की सतह पर उपस्थित अणु, ध्यान से सुनना, जो मॉलिक्यूल्स, जो अणु द्रव की सतह पर हैं और जो अणु द्रव के अंदर हैं, दोनों के गुणधर्म, दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं। ये बात ध्यान रखना। किसी भी मटेरियल में, मैं द्रव की बात कर रहा हूं लेकिन आप किसी भी मटेरियल के लिए जो सरफेस प्रॉपर्टीज होती है, सतह के गुण होते हैं, वो अंदर के गुण, अंदर के मतलब सतह और सतह के अंदर वाले भाग, दोनों में उपस्थित अणुओं के व्यवहार, सतह के अणु और अंदर उपस्थित अणुओं के व्यवहार प्योर रूप से या पूर्ण रूप से अलग अलग होते हैं। कैसे? मान लो बच्चों, मैं आपसे बात करूं किसकी, कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें द्रव भरा हुआ है और ये द्रव की कौन सी सतह है? ऊपर वाली मुक्त सतह। ये कौन सी सतह है? मुक्त सतह। और मान लो इस सतह पर उपस्थित अणु ये है, तो ये कौन से अणु है? सतह वाले अणु। और ये नीचे कौन से अणु है? जो द्रव के अंदर है। तो इन्हें बोला जाता है आंतरिक अणु और वो बोलते हैं पृष्ठीय अणु। अंग्रेजी में इन्हें बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? ये वाले कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? इन्हें बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स, जो द्रव के अंदर है। और इन्हें कौन सा बोला जाता है? सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स और ये कौन से हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो अब हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना। ऊपर कौन है? हवा। अब हवा और इनके बीच में जो बल, इन अणुओं के बीच में और हवा के अणुओं के बीच में जो बल लग रहा होगा कौन सा है? आसंजक बल। और इनके और नीचे वालों के बीच में जो लग रहा होगा कौन सा होगा? सहसंजक बल। और परिणामी, अगर पृष्ठ तनाव है तो परिणामी किसके कारण होगा? परिणामी होगा सहसंजक बलों के कारण। क्लियर? तो अभी अपन हवा और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की बात नहीं करते। अपन ये देखें कि अगर मैंने एक अंदर वाला, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, बल्क मॉलिक्यूल लिया, तो बल्क मॉलिक्यूल का मान लो ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, तो ये ऊपर से आकर्षण बल और इधर से आकर्षण बल। अच्छा, अंतराण्विक बल मतलब आकर्षण बल जब अपन बात करते हैं, तो सहसंजक और आसंजक बल क्या है? आकर्षी प्रवृत्ति के। तो ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी इसे इधर आकर्षित कर रहा होगा, ये वाला भी इसे इधर आकर्षित कर रहा होगा, ये वाला भी इसे इधर आकर्षित कर रहा होगा, ये वाला भी इसे इधर आकर्षित कर रहा होगा, ये इधर कर रहा होगा, ये इधर कर रहा होगा, ये इधर और ये इधर। इसका मतलब इस पर परिणामी बल F नेट कुल मिलाकर कितना हो गया? 0। क्लियर बात? अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं बच्चों, जो सतह पर है, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसे इधर आकर्षित कर रहा होगा, ये वाला इसे इधर आकर्षित कर रहा होगा, ये इसे इधर, इधर और ये इधर। मान लो ये दोनों कैंसिल भी हो गए, तो इन तीनों का परिणामी मिला के आएगा तो नीचे ही। तो इसका मतलब पृष्ठ वाले पर परिणामी बल 0 है क्या? नहीं। तो F net इज नॉट इक्वल टू 0। किस पर? पृष्ठ वाले पर।
और इस पर एफ नेट बराबर कितना 0। इसका मतलब दोनों के मॉलिक्यूल्स का व्यवहार कैसा है, अलग अलग। ये तो हुई पहली बात। मैं आपको बताऊंगा कि खींची हुई तनी झिल्ली की तरह क्यों व्यवहार करता है, ध्यान से सुनना। या अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास क्यों करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, कौन, सतह, पृष्ठ तनाव आया क्यों, इसका आंसर यहां से चालू होगा। तो अगर हम सतह के मॉलिक्यूल को देखें और यहां के मॉलिक्यूल को देखें तो बल्क मॉलिक्यूल पर कुल बल कितना है, 0, जबकि सतह वाले मॉलिक्यूल पर कुल बल 0 नहीं है। अब देखो मैं आपसे एक जनरल से बात पूछता हूं क्या, कि इस पर परिणामी खिंचाव किधर लग रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल से कहां जाना चाह रहे हैं, नीचे। भाई ये नीचे वाले बल्क मॉलिक्यूल्स इस वाले पर परिणामी बल नीचे ही तो लगा रहे हैं। तो नीचे अगर इसे खींच ले रहा है तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा। तो अगर ये नीचे आ जाता तो इसकी जगह कोई ना कोई तो लेता। भाई मान लो ये नीचे आ गया तो यहाँ पे खाली स्थान हो गया, तो इसकी जगह कोई ना कोई तो भरेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक सतह गायब हो गई, उसके ऊपर हवा आ गई, फिर दूसरी सतह बन गई। द्रव में ऐसा थोड़ी होता है, एक सतह के ऊपर एक सतह, यूं समझे हम बात। तो सबसे ऊपर वाली सतह है, तो ये मॉलिक्यूल्स अगर नीचे आ जाता है तो इसकी जगह कोई और लेता। तो अगर कोई और ले लेता तब तो बात तो वैसी की वैसी है। अब आप ऐसे समझो कि मैं तुम्हें एक वर्ड बोलता हूं कि जो सतह वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऊर्जा, क्या बोला मैंने, सतह वाले अणुओं की ऊर्जा अंदर वाले अणुओं से ज्यादा होती है। अंदर वाले अणुओं से क्या होती है, ज्यादा। पहली बात क्यों, ध्यान से सुनो। यहां पर कुल मिला के बल कितना है, 0। इसका और इसका व्यवहार अलग अलग है। अब व्यवहार अलग अलग है, आप इसका मतलब ये समझो कि इस वाले अणु की ऊर्जा और इस वाले अणु की ऊर्जा अलग अलग है। क्यों, उसका आंसर मैं देता हूं कि अगर मान लो इस अणु को यहां पर जाना है, इस अणु को यहां पर जाना है, तो इस अणु को यहां पर ले जाने के लिए इन सभी आकर्षण बलों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। और अंतराण्विक बल संरक्षी प्रवृत्ति के होते हैं, अंतराण्विक बल संरक्षी प्रवृत्ति के होते हैं और आकर्षी होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को सतह तक ले जाने के लिए हमें इस आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। और अगर यहां से यहां तक ले जाएं और कार्य करना पड़े तो इसका मतलब कार्य किया तो किसमें बदल गया, ऊर्जा में। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में को यहां से यहां तक लाने पे जो कार्य हुआ वो इस अणु में या इस सतह की ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। भाई जैसे धरती है, धरती से आप किसी ब्लॉक को ऊपर ले जाते हो तो आपको धरती के आकर्षण के विरुद्ध काम ही तो करना पड़ता है। तो उसी में तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो अगर मैं अंदर वाले अणु को सतह पे ले जाना चाहता हूं या अंदर वाला अणु यदि सतह का अणु बनना चाहता है तो उसे इस आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। और वो किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और वही स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पृष्ठीय ऊर्जा। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं उसे ध्यान से देखना, अणु से ज्यादा होती है क्योंकि यदि हम अंदर वाले अणु को सतह तक ले जाएं तब हमें अंदर वाले अन्य अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा एवं यही कार्य सतह के अणुओं में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को यदि पृष्ठ का बनाना है तो यहाँ के बलों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। इसलिए बोला जाता है कि सतह पे उपस्थित अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। तो इसका मतलब जो कार्य हुआ यहाँ से यहाँ तक ले जाने पे वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और वही स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पृष्ठीय ऊर्जा। इसीलिए मैंने बोला कि सतह वाले अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अंदर वाले अणुओं से क्या होती है, ज्यादा। क्योंकि अगर इस अणु को सतह का अणु बनना है तो भाई साहब
इनके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। इसका मतलब वो ऊर्जा लेकर ही तो गया वहां पे, तो पृष्ठ पे जाते हैं उसका ऊर्जा स्तर यूं समझो कि बढ़ गया, तो उसके पास जो होती है, तो हर एक सतह के पास क्या होती है, सरफेस एनर्जी। अब बात करो वापस फिजिक्स की, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर की। आपको पता है कि अगर मैं स्थायित्व में रहना है, किस में रहना है, स्थायित्व में, स्थायित्व, तो स्थायित्व का सीधा सीधा मतलब है न्यूनतम ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, न्यूनतम ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे बात अपन पोटेंशियल एनर्जी की कर रहे हैं, तो ये मिनिमम होनी चाहिए। अगर स्थायित्व चाहिए तो न्यूनतम ऊर्जा, और न्यूनतम ऊर्जा है यहाँ के अणुओं की, मुझे क्या करनी, अगर इस पृष्ठ की मुझे स्थायित्व की चिंता है तो मुझे यहाँ का ऊर्जा स्तर क्या रखना पड़ेगा, न्यूनतम। और न्यूनतम ऊर्जा होने के लिए न्यूनतम अणु, भाई यहाँ पे जितने ज्यादा अणु होंगे उतने ही ज्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि बहुत सारे अणु यहाँ से चले जाएंगे ज्यादा ऊर्जा लेके, तो इसका मतलब ऊर्जा तो ज्यादा हो गई ना, ऊर्जा ज्यादा होते ही उसका स्थायित्व कम। क्लियर बात। और देखो आप आगे, न्यूनतम अणु रहेंगे तो न्यूनतम ऊर्जा का मतलब न्यूनतम अणु है, और न्यूनतम अणु होंगे तो न्यूनतम अणु कब संभव है, जब यहां पे जगह कम पड़ जाए। कहां पर, पृष्ठ पे जगह कम हो, क्योंकि अगर मान लो इस जगह अपन ने जगह ही कम कर दी तो ज्यादा अणु रह नहीं पाएंगे, तो उस जगह को कम करने के लिए उसे क्या करती है, जो सतह है वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर लेती है, कम, ताकि उस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कम से कम अणु आए, ताकि कम से कम ऊर्जा रहे, और कम से कम ऊर्जा रहेगा तो उसका स्थायित्व अधिक रहेगा। तो आई बात समझ में, क्यों अपने पृष्ठ को या पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करती है। उसका कारण यह है कि जो सतह के अणु हैं वो जितने ज्यादा सतह पर रहेंगे, और जितने ज्यादा रहेंगे कहां पर, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ की ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। अतः न्यूनतम से न्यूनतम अणु रहे, ताकि न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा रहे किसकी, पृष्ठ की, इसीलिए वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करती है, न्यूनतम करने का प्रयास करती है। क्लियर बात। तो ये उसका पूरा का पूरा खेल है। क्लियर, ओके। चलो, न्यूनतम अणु रहेंगे, और न्यूनतम अणु रहेंगे तो न्यूनतम ऊर्जा रहेगी, इसका मतलब स्थायित्व अधिक रहेगा। क्लियर। चलो अब अपन और देखें यहाँ पे, तो हमने देखा कि जो अंदर वाले अणु हैं उनका ऊर्जा स्तर ज्यादा होता है, और पृष्ठ वाले ऊर्जा स्तर क्या होता है, अधिक होता है। तो हमने बात की किसकी, कि साहब कम से कम अणु रह सकें, इसलिए वो अपने पृष्ठ को क्या कर लेती है, सिकोड़ लेती है, और सिकोड़ के अपनी ऊर्जा को न्यूनतम कर लेती है। क्यों, क्योंकि ज्यादा अणु वहां पर रह ना सकें, और इसकी वजह से वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह क्या करती है, व्यवहार। अगर कोई चीज सिकुड़ेगी, अपने आप को सिकुड़ेगी, तो सिकुड़ने से क्या होगा, तनाव आ जाएगा ना उसमें, वही होता है क्या, पृष्ठ तनाव। क्लियर। दूसरी चीज, तनी हुई झिल्ली का भी मतलब समझ आया कि पृष्ठ को न्यूनतम रखने की चेष्टा क्यों करती है, ये भी बात समझ आई। आपने देखा होगा कि जो पानी की बूंदें हैं, पानी की बूंदें गोल होती है। कैसी होती है, गोल। उसका कारण भी क्या है, कारण पृष्ठ तनाव। कारण उसका भी क्या है, पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल क्यों हुई, उसका कारण सुनो। हमने बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहती है कौन, कोई भी सतह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करती है, न्यूनतम करना चाहती है, और न्यूनतम करेगी तभी तो जाके स्थायित्व होगा उसका। तो पृष्ठ तनाव के कारण वो बूंदे क्या होती है, गोल। तो सर गोल का न्यूनतम क्षेत्रफल से क्या मतलब, आपको मैं बताता हूं कि किसी भी दिए गए आयतन हेतु, किसी भी दिए गए आयतन हेतु किसी भी दिए गए आयतन हेतु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इस बात को ऐसे समझना, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास V आयतन दिया हुआ है, मुझे कौन सा आयतन दिया हुआ है, V आयतन। तो उस V आयतन को मैं ऐसे शेप में पैक करूं जिससे मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रहे। किसी दिए गए आयतन को यदि मुझे ऐसे पृष्ठ में पैक करना है
कि ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रहे, तो ऐसा जो पैकेट बनेगा, ऐसी जो पैकिंग होगी, वो पैकिंग किसकी आकृति की होनी चाहिए? गोले की आकृति की। तो किसी भी दिए गए आयतन के लिए न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? गोले का। इसीलिए पानी की बूंदें कैसी होती है? गोल, स्फेरिकल। वो तो ग्रेविटी की वजह से आपने देखा होगा कि बूंद कुछ इस तरीके की हो जाती है, यूं ये लटक जाती है। बाकी कायदे से अगर ग्रेविटी प्रभाव नहीं होता ना तो बिल्कुल गोल ही होती है। वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तरीके की हो जाती है। बाकी बोल, आपने देखा होगा कि सोप, आपने एक फ्रेम लिया हो कभी, तो इस तरीके का मेले वेले में आता है ना, तो यहाँ से इसको याद है, वो एक बर्तन सा लेते हैं, उसमें सर्फ मिला लो और इस फ्रेम को दो, तो यहाँ पे क्या बन जाती है? इस तरीके से फिल्म बन जाती है। और फिर आप उसमें से फूंक देते हो, तो फूंक देने से वो क्या निकलते हैं? उसमें बुलबुले, सोप बबल, पानी के बुलबुले, उसके क्या बोलते हैं? सोप बबल जिसे बोला जाता है। उस झाग से बने, उस झाग के क्या निकलते हैं? बुलबुले। वो भी तो गोल ही होते हैं। वो क्यों इस आकृति के क्यों नहीं निकले? क्यों? क्योंकि किसी भी दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? न्यूनतम। तो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल करने की चेष्टा करती है कोई भी सतह। क्लियर? वो किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। क्लियर? पृष्ठ तनाव के कारण ये सारी घटनाएं होती है। क्लियर? चलो, तो ये बात आप ध्यान रखना, किसी भी दिए गए आयतन हेतु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? न्यूनतम। और देखो आप, तो हमने देखा कि न्यूनतम आयतन, न्यूनतम क्षेत्रफल, क्या चीज? न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? गोले का। तो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि रखना है तो बूंदे कैसी हो गई? गोलाकार। अब आप ऐसे देखो कि अगर मुझे पृष्ठ को न्यूनतम करना है तो मुझे सारे मॉलिक्यूल्स को, मान लो ये पृष्ठ है किसका? किसी द्रव का पृष्ठ है। अगर ये न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल में रहना चाह रहा है तो क्या करेगा कि यहां वाले इस अणु को इधर वाला अणु अपनी तरफ खींचेगा, इस वाले को ये वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर खींचेगा तो ये बिल्कुल सिकुड़ नहीं जाएगा, और सिकुड़ने के कारण ये तनी हुई झिल्ली की तरह हो गई। किसकी तरह हो गई? तनी हुई झिल्ली की तरह। और उस तनी हुई झिल्ली की तरह होना ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। जिस गुण के कारण वो तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो अपने पृष्ठ तनाव का कारण समझा कि पृष्ठ तनाव आया क्यों, तो हमने उसका गुणधर्म भी देख लिया, क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या है? न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल की स्थिति होने के कारण वो तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। क्लियर चीज? अब आप देखो कि पृष्ठ तनाव के कारण बल लग रहा है। भाई कोई भी चीज अगर तनी हुई है तो उसमें तनाव है, और उस तनाव के कारण बल भी होना चाहिए। तो पृष्ठ तनाव को परिभाषित कैसे किया गया? गणितीय रूप से, कि उसके कारण जो बल लगा वो कैसा लगा। तो अब जो अपन देखेंगे क्या देखेंगे? पृष्ठ तनाव के कारण बल, तो इसकी ये परिभाषा है, वो क्या है कि यदि कोई सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार कोई पात्र लिया और ये ऊपर इसका पृष्ठ है, ध्यान से सुनना, ये ऊपर इसका क्या दिखा हुआ है? पृष्ठ। ये अब इस पृष्ठ को मैं ऐसे बना देता हूं, इधर ऐसे। क्लियर? अब देखो ध्यान से कि मैंने इसमें एक काल्पनिक रेखा खींची। ये कौन सी रेखा है? काल्पनिक। अब अगर मैं देखूं कि ये जो पृष्ठ है अपने आप को न्यूनतम क्षेत्रफल का करने का प्रयास करता है, इसका मतलब इधर वाला अणु इधर वाले अणु को इधर खींचेगा और इस वाले अणु को इधर वाले अणु इधर खींचेंगे। तो इसका मतलब अगर ये काल्पनिक रेखा खींचूं तो इधर से भी ये बल इधर लग रहा है और इधर वाले अणु भी इस पर बल इधर लगा रहे हैं। तो मान लो ये F और ये F। क्लियर बात? यही तो पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव को यदि T से प्रदर्शित किया जाए, पृष्ठ तनाव को यदि T से प्रदर्शित किया जाए तो T बराबर होता है बेटा F/L। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान से सुनना, परिभाषा क्या हुई कि पृष्ठ तनाव T द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर किसी भी एक ओर से लगने वाले इकाई लंबाई पर
वाई पर, और किस दिशा में? लंबवत दिशा में, लंबाई पर, इकाई लंबाई पर, लगने वाली इकाई लंबाई पर बल के तुल्य होता है। तो अगर मैं पृष्ठ तनाव की बात करूं तो क्या है? इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। इकाई लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो ये काल्पनिक रेखा है, तो क्या बोला? पृष्ठ तनाव टी द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर किसी एक ओर से, किसी एक ओर से क्यों बोला मैंने? क्योंकि इधर भी बल F लग रहा है और इधर भी बल F लग रहा है, तो किसी भी एक ओर से लगने वाले इकाई लंबाई पर बल के तुल्य होता है। और ये जो दिशा होती है ना, क्या होती है? इस लंबाई के लंबवत। क्या होती है? इस लंबाई के लंबवत, ये F। तो इसका मतलब यहां से F बराबर कितना हो जाएगा? पृष्ठ तनाव इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बल बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव T इंटू लंबाई। यहां पे T क्या है? पृष्ठ तनाव। तो ये पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन है। किसी काल्पनिक रेखा अगर अपन खींच दें तो उस काल्पनिक रेखा के किसी भी एक ओर से लगने वाले बल के क्या होती है? तुल्य। इकाई लंबाई पर लगने वाले बल के क्या होती है? तुल्य। क्लियर? नोट करो इसे। तो यहां से F बराबर T इंटू L। और देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उन्हें ध्यान से देखें। पहला, पृष्ठ तनाव अदिश राशि है, ठीक। दूसरा, पृष्ठ तनाव कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव ताप पर निर्भर करता है। ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है। तथा ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। तीसरा, जिस ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है उसे क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद होने चाहिए। अब आपसे बोला कि पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, ध्यान से सुनना। ये मैंने क्या कीजिए, एक पृष्ठ है, इस पर एक काल्पनिक रेखा है, ये F है, ये F है। बेटा अगर यही पृष्ठ होता और मैं रेखा ऐसे खींच देता तो तब भी इस पर बल ऐसे लगता और इस पर बल ऐसे लगता। तो इसका मतलब आप रेखा ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, T का मान तो F बटा L ही रहेगा ना। T का मान क्या रहेगा? F बटा L। तो F सदिश राशि है लेकिन T क्या है? अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है। इकाई लंबाई पर लगने वाला क्या है? बल। आप रेखा ऐसे खींच देते या ऐसे खींच देते, क्या पृष्ठ तनाव के मान में कोई परिवर्तन आता? क्या नहीं। इसलिए अपन बोल देते हैं कि पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, उसका मान किसी दिए गए द्रव के लिए एक नियत रहेगा। द्रव के पृष्ठ के लिए क्या रहेगा? नियत, किसी दिए गए ताप पर, क्योंकि ताप के साथ बदल जाता है। तो भले ही आप ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, T बराबर क्या रहेगा? F/L। तो ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। आप इस दिशा में लगाओ या ऐसे खींचो। क्लियर? अच्छा, एक और बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव हेतु किसी दिए गए ताप पर एक नियत राशि है। या पृष्ठ तनाव किसी दिए गए द्रव हेतु किसी दिए गए ताप पर एक नियत राशि है, मतलब इसका मान नियत रहता है। इसके लिए एक
वर्ड बोला जाता है कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, दिए गए द्रव की दिए गए ताप पर। मतलब जैसे मान लो पानी है तो पानी का अपना पृष्ठ तनाव होगा, कोई दूसरी चीज है उसका अपना पृष्ठ तनाव होगा किसी दिए गए ताप पर। तो भगवान ने जब इनको बनाया तो इनके ऊपर यूं लगा दिया कि चिपका दिया, एक टैग चिपका दिया कि तेरा पृष्ठ तनाव इतना या तेरा पृष्ठ तनाव इतना। क्लियर बात। तो ये आज अपन ने जितनी भी बात की पृष्ठ तनाव की बेसिक सी चीजें, बूंदे गोल क्यों होती है, ठीक है, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है, पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है F बटा L, और F बराबर T इंटू L। यहाँ पे F क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल। F क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल। क्लियर बात। आप सब इन चीजों को याद रखो। अब बेटा अपने को ओवरऑल क्या सवाल आने चाहिए, हमें क्या आने चाहिए, क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये काल्पनिक रेखा खींची, इधर F लग रहा है बल और इधर क्या लग रहा है F। तो इस F तो सदिश राशि है ना, पृष्ठ तनाव अदिश है T बराबर F बटा L एक अदिश राशि है, लेकिन F सदिश है तो F बराबर क्या होगा T इंटू L। तो जब भी आपको क्या है पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण बल निकालना है तो सिंपल सी बात, उसका T अगर दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव दिया गया रहेगा आपको, और जो भी लंबाई है उससे क्या कर दो गुणा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस मार्कर को रख दूं, ये तो अपन ने काल्पनिक रेखा, ये तो परिभाषा देने का तरीका है। यहाँ पे मार्कर रख दूं तो इस पर मान लो आपसे बल निकालना है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल होगा क्या होगा, F बराबर T इंटू L किसकी, इस मार्कर की। क्लियर बात। तो इस तरीके से आपको पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल निकालना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात क्या, इस बल की दिशा हमेशा सतह के अनुदिश होगी। अनुदिश मतलब टेंजेंशियल टू द सरफेस, मतलब स्पर्श रेखीय, किसके, जो भी सतह है ना, जो पृष्ठ है उसके स्पर्श रेखीय। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक पृष्ठ है, इस पर एक मार्कर रख दिया, तो ये मार्कर जैसे मान लो मैं इसे रख दूं तो आपको आगे का नजर आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ये मार्कर ऐसा हो जाएगा। तो ये पृष्ठ यहां से थोड़ा सा कैसा हो गया, यूं हो गया ना, यूं हो गया। तो अगर ये मार्कर इस तरीके से रखा हुआ है तो इस जगह पे आपको बल लिखना है तो बल हमेशा ऐसे होगा, क्योंकि इस जगह पर स्पर्श रेखा खींचो ऐसे, ये बल की दिशा होगी, इस जगह पर बल की दिशा ये होगी। अगर बिल्कुल सीधी है तो मार्कर ऐसे रख दो, मान लो ये टेढ़ा नहीं हुआ तो बल ऐसे लगता, इस सतह के अनुदिश, क्योंकि यही तो है सतह, इस सतह के अनुदिश, इधर से इस सतह के अनुदिश। लेकिन हल्का सा वो झुक जाता है, इसलिए अगर ऐसे देखा जाए तो कोई ऐसे होगा। क्लियर बात। तो सतह के क्या होगी, अनुदिश, मतलब सतह के कैसी होगी, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब स्पर्श रेखीय, और F बराबर कितना होता है T इंटू L, मतलब जो भी दी गई लंबाई है उसको किससे गुणा कर दो, T से। जैसे मान लो आपको ये वलय पे निकालना है तो वलय की लंबाई कितनी होती है 2πr, 2πr को किससे गुणा कर दो, पृष्ठ तनाव से। अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से पृष्ठ तनाव निकाला जाता है। तो आज ये बेसिक सी बात अपन ने की, पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है। तो ध्यान रखो, दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, सहसंजक बल और आसंजक बल। उन आसंजक बलों के, सहसंजक बलों के कारण जो पृष्ठ है किसका, किसी द्रव का, वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह भांति व्यवहार करता है। क्यों, वो अपने क्षेत्रफल को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, ताकि वो अधिक से अधिक क्या रहे, स्थायित्व में रहे। और उसी के कारण अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करता है, न्यूनतम, और उस न्यूनतम करने के चक्कर में वो तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। ये गुणधर्म क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। और उस पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगता है बराबर कितना होता है, T इंटू L। ठीक है, यहां तक पढ़ो आप लोग।